सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है छोटी सी बात। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक किस छोटी सी बात को बताने का प्रयास हमको कर रहे हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 17 छोटी सी बात। बच्चों, ये पाठ व्यंग्य के रूप में, यानी कि हमारे जो सरकारी कार्यालय है उसमें जो भ्रष्टाचार या लोगों का हम कह सकते हैं कि काम न करने की जो आदत है, उसके ऊपर लेखक ने व्यंग्य किया है। पाठ में प्रवेश कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में व्यक्ति बिजली का बिल जमा कराने गया, तो यहाँ आने एक्स्ट्रा लिखा है। वहां के कार्यालय का परिणाम बताया कि वहां के कर्मचारी और कार्यालय की क्या हालत है और कर्मचारी कितने आता है। आओ वहां के हालत जाने। तो यहाँ पर बताया कि एक व्यक्ति जाता है बिजली का बिल जमा कराने के लिए उस वहां के कार्यालय में, तो वहां के कर्मचारी कितनी देर में आते हैं और वहां का हालत कैसी है, वहां पर किस प्रकार से कार्य होते हैं, ये सब लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है। बात बहुत छोटी सी थी, मुझे बिजली का बिल जमा कराना था। कल उसकी आखिरी तारीख थी। तब तक यदि बिल का भुगतान न होता तो बिजली कटने का खतरा था। तो लेकर कह रहे हैं कि बात इतनी सी थी कि उनके को बिल जमा कराने के लिए जाना था, क्योंकि बिल की आखिरी तारीख थी अगले दिन, और फिर बिजली कटने का खतरा रहता ही अगर हम समय से बिजली का बिल जमा नहीं कराते हैं। बिजली कटने से मुझे बहुत भय लगता है। बिजली गुल होते ही सारा माहौल एक अजब शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब तक लालटेन ढूंढी जाती है तब तक उसकी चिमनी टूट चुकी होती है, और जब तक आप नई चिमनी निकालते हैं तब तक आपके परम निष्काय प्रयत्नों द्वारा दीवार घड़ी जो है वह दीवार से नीचे गिर जाती है। पत्नी पंचम स्वर में चिल्लाती है कि सब लोग दूर रहना, कहीं घड़ी पर पाँव न पड़ जाए। इधर आप स्टूल से फिसलते हैं, उधर बिजली जो है वह बाकायदा वापस आ जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्हें बहुत डर लगता है, क्योंकि जब बिजली जाती है तो घर में अव्यवस्था फैल जाती है। पूरा माहौल ही बदल जाता है घर का, क्योंकि पहले लालटेन ढूंढनी पड़ती है, लालटेन ढूंढो फिर चिमनी टूटी होती है। लेखक कह रहे हैं कि घड़ी गिरी नहीं कि पत्नी जी चिल्लाने लगती है कि कहीं घड़ी पर पांव डालकर घड़ी को भी मत तोड़ देना। आप स्टूल से इधर उधर फिसलते फिसलते घूम रहे होते हो कि तब इतनी देर में ही बिजली आ जाती है। इसके बाद आप सारे घर का हाल कुछ इस मुद्रा में देखते हैं, जैसे कि युद्ध के बाद अवध के नवाब ने बक्सर का मैदान देखा होगा। तो लेखक कह रहे हैं कि उस समय घर की हालत ऐसी हो जाती है जब बिजली आने के बाद देखोगे जैसे कि कोई युद्ध हो, जैसे कि पहले जमाने में कोई युद्ध हुआ होगा और उसके बाद वहां का हाल, बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ होगा और उसका हाल बाद में आकर अवध के नवाब देख रहे होते हैं। ऐसे मैंने फुर्ती से कपड़े पहने और बिजली का भुगतान लेने वाले दफ्तर में पहुंच गए। दफ्तर खुला था। फर्राश किस्म का एक अदद इंसान फर्नीचर किस्म की चंद चीजों को साफ कर रहा था, और माली किस्म का जो एक इंसान था वह बड़ी वितारगी मुद्रा में एक झाड़ी से फूल किस्म की कोई चीज तोड़ रहा था। इन दोनों प्राणियों के अतिरिक्त दफ्तर में और कोई नहीं था। तो जब वो जाते हैं दफ्तर में, बिजली दफ्तर में बिजली का बिल जमा कराने के लिए, तो उन्हें केवल वहां पर दो ही व्यक्ति मिलते हैं। एक तो वहां की फर्नीचर को साफ कर रहा होता है और दूसरा क्या कर रहा होता है, फूल तोड़ रहा होता है, फूल के पौधों से। ठीक है। पान चबाते उसने मुझे गौर से देखा और उसके बाद फिर पान चबाने लगा। काफी देर बाद जब वह बोलने की स्थिति को प्राप्त हुआ तो बोला कि यह काम भोला बाबू करते हैं, वे 11:30 बजे तक जरूर आ जाते हैं, जब वे नहीं होते तो सारा काम तिवारी जी संभालते हैं। तो लेखक ने जब ये पूछा कि कब बिल जमा कराने के लिए बाबू लोग कब आएंगे, तो चपरासी उन्हें बहुत हैरानी के साथ देखता है, अपना पान चबाता है, चबाता रहता है, और फिर उसके बाद लेखक को उत्तर देता है कि ये काम भोला बाबू के द्वारा किया जाता है, वो 11:30 बजे आते हैं, वो नहीं आते तो तिवारी जी करते हैं। मैं खुश हुआ। मैंने पूछा कि हे आर्य, तिवारी बाबू कब आते हैं। अब लेखक को पूछता है माली से, और तिवारी कब आते हैं, तो भोला बाबू के आकर चले जाने के बाद। तो बताता है माली कि जब भोला बाबू आकर चले जाते हैं तब तिवारी जी आते हैं, पर दफ्तर तो 10 बजे खुलता है। लेखक पूछता है 10 बजे खुल जाना चाहिए दफ्तर, तो नाराज क्यों होते हैं सरकार, दफ्तर तो खुला है, दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां खुली है, सब कुछ तो खुला है। अगर कोई चीज गलती से बंद कर रहे हो तो आप बता दीजिए, मैं उसे भी खोल दूंगा। तो जब वो कहता है कि खुलने के बारे में पूछता है तो कहता है कि सब कुछ तो खुला है। चपरासी कहता है दरवाजे खिड़कियां दफ्तर सब कुछ तो खुला है, और जो कुछ आपको खुला हुआ नहीं दिख रहा वो मैं खोल दूंगा। मुझे हंसी भी आई और क्रोध भी। मैंने पूछा बड़े साहब खाएं। तो लेखक को चपरासी की बात पर क्रोध मिश्रित हंसी आती है। पूछता है बड़े बाबू के लिए सरकार वे कहाँ रहते, इसका पता तो उनकी मेम साहब तक को नहीं चलता, हम क्या खाक बताएंगे। तो कह देता है कि ये तो बात तो उनकी पत्नी ही नहीं जानती, हम क्या बताएं।
वह फिर फर्नीचर नुमा चीजों को साफ करने लगा। मैं चुप हो गया और उस दफ्तर नुमा इमारत का निरीक्षण करने लगा। इमारत काफी पुरानी थी और लगता था कि भरा 12वीं शताब्दी के आसपास कहीं बनी होगी। प्लास्टर कभी का उखड़ चुका था। अब मतलब लेखक उसके बाद इमारत का निरीक्षण करने लगते हैं जिसमें दफ्तर बनाया गया था। मतलब कि वो दफ्तर जैसी कहीं से भी नहीं लग रही थी। लेखक कह रहे हैं ऐसा लग रहा था कि काफी पुरानी है, 12वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ होगा। जो प्लास्टर किया गया था दीवारों पर वो भी उखड़ चुका था। दीवारों में दरार आ गई थी और फर्श चीलन से भर गया था। पुताई वर्षों से नहीं हुई थी। छत में जाले लगे थे। ये थी वहां की इमारत की स्थिति। आगे बताते हैं लेखक कुर्सियां गिनी चुनी थी जिनमें एक या दो को छोड़कर किसी की टांग टूटी हुई थी, किसी की कमर। टूटी हुई टांगों के नीच पत्थर के टुकड़े बड़ी चतुराई से फिट किए गए थे ताकि संतुलन ठीक रहे। तो वहां का जो फर्नीचर की हालत थी वो भी इसी प्रकार से थी। कुर्सियां गिनी चुनी थी लेकिन उसमें से भी दो चार ही ठीक थी, बाकी की टांगे कहीं से कमर कुछ ना कुछ टूटा हुआ था। और उनके संतुलन को बिठाने के लिए नीचे पत्थर लगाए गए थे। दीवार पर एक घड़ी थी जो शायद 17वीं शताब्दी में चलना बंद कर चुकी थी। एक लोहे की मेज थी और काउंटर में कुछ दूर पर एक बेंच भी पड़ी थी जिस पर मेरे जैसे बिल अदा करने वाले लोग बैठ सकते थे। तो लेखक आगे बताता है कि घड़ी एक लगी थी दीवार पर लेकिन वो बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत समय पहले 17वीं शताब्दी में ही बंद हो गई हो। और फिर एक लोहे की मेज थी, सामने काउंटर था और काउंटर के पास एक बेंच पड़ी थी जहाँ शायद लेखक कह रहे कि वहां पर लोग बिल जमा कराने के लिए बैठा करते थे। इस बेंच के हत्थे गायब थे और नीचे की बुनाई टूटी हुई थी। इस पर बैठने से एक विशेष प्रकार का विश्राम मिलता था। बेंच के ठीक सामने गांधी जी का एक चित्र और परिवार नियोजन का एक विज्ञापन दोनों साथ साथ टंगे थे। मैं बैठ गया और फिर देखता रहा। बेंच इतनी प्रेमी किस्म की निकली कि उस पर एक बार बैठकर फिर उठना काफी कठिन साधना लगी। तो लेखक आगे बता रहे हैं कि वहां पर सामने बेंच के सामने महात्मा गांधी और परिवार नियोजन के दोनों के एक साथ मतलब परिवार नियोजन का विज्ञापन और महात्मा गांधी का चित्र एक साथ लगे थे। और बेंच के हत्थे गायब थे और नीचे से भी उसकी बुनाई टूटी हुई थी। लेखक कह रहा है कि उस पर बैठकर इतना आराम मिला। मतलब और वो बेंच भी प्रेमी थी, मतलब कि वो चाहती नहीं थी कि जो उसके ऊपर बैठे तो वो उठे ना। तो लेखक को उस पर से उठना काफी मुश्किल लगा। 11 बज गए, कोई नहीं आया। लेकर कह रहे 11 बज जाते, ऐसे करते करते कोई नहीं आता। 11:30 बजे एक आदमी प्रकट हुआ। मैं उछला कि भोला बाबू आ गए, मगर वे भोला बाबू नहीं थे। वे एक रामदयाल थे जिन्हें मेरी ही तरह अपना बिल जमा करवाना था। एक दूसरे से मिलकर दोनों को बहुत निराशा हुई। इसके बाद हम दोनों उस बेंच पर बैठ गए। तो 11:30 बजे एक आदमी आता है। लेकर सोचता है कि ये बाबू लोग होंगे, लेकिन नहीं, वो तो उनके जैसा ही बिल जमा कराने वाला था। दोनों को काफी निराशा होती है। बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे वह सुखद स्थिति भी आ गई कि दफ्तर के बाबू लोग आ गए। कुछ चहल पहल हुई और हम लोग कतार में लगाकर अपना अपना बिल अदा कराने के लिए खड़े हो गए। हम लोग 40 थे जिनमें से मैं सबसे आगे था। सोच रहा था कि चलो जीवन में कहीं तो अगली जगह मिली। तो फिर वह समय हो जाता है, बाबू लोग आने लगते हैं। फिर एक लंबी उनकी कतार बना दी जाती है, कतार यानी कि लाइन बना दी जाती है। लेकिन सबसे आगे था। लेखक कह रहा है कि अब उसे लग रहा था कि चलो कहीं तो मैं आगे हुआ सबसे। बाबू लोगों को पता नहीं क्यों हम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से एक साहब ने चश्मा लगाया और अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। दो चार लोग उनके चारों तरफ खड़े हो गए और सुर्खियां पढ़ने लगे। कोई खास खबर होती तो वह बोलकर सबको सुनाई जाती। किसी को क्रिकेट में दिलचस्पी थी तो किसी को राजनीति में। एक सज्जन थे जो संसार से इतना विरक्त हो चुके थे कि उन्होंने किसी की ओर दृष्टिपात नहीं किया। तो जो साहब आते हैं वो मतलब लेकर कह रहे कि हम तो लाइन में लगे हुए थे कि हमारा कब बिल जमा हो, लेकिन बाबू लोगों को हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक साहब आते, चश्मा लगाते, अखबार पढ़ने लगते हैं और भी दो चार लोग उनके आसपास खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से खबरों को पढ़ने लगते हैं। जो जिसको जिस खबर में रुचि थी वो उसको सुनाई जा रही थी। और एक एक व्यक्ति उसमें ऐसा भी था जिसको शायद ऐसा लग रहा था कि संसार से इसका मोह भंग हो गया है और उसने किसी को देखा तक नहीं। उन्होंने छाता टांगा, सुर्खी फाकी और विधिवत निद्रा लाभ करने लगे। क्या करते हैं, अपना छाता टांग देते हैं, मुंह में सुर्खी यानी कि तंबाकू डाल लेते हैं और फिर निद्रा लेने लगते हैं। निद्रा का मजा। कैशियर जो था वह भोला बाबू से बातें कर रहा था जो पैसे जमा करता था। बातचीत गोपनीय किस्म की मालूम होती थी क्योंकि दोनों लोग कानाफूसी करते और बीच बीच में चश्मा हटाकर एक अर्थपूर्ण हंसी हंसते थे। 12:30 बजे के करीब चाय आ गई और बाबू लोग चाय पीने लगे। तो ऐसा लग रहा था कि दोनों कुछ ऐसी कुछ गुप्त बातें कर रहे हैं क्योंकि दोनों कानों में बात कर रहे थे, बीच बीच में हंस रहे थे। और फिर 12:30 बज जाते ऐसे करते करते और फिर चाय आ जाती, चाय पीने लगते बाबू लोग। लंच होने में अभी 1 घंटा शेष था। लंच लगभग 3 बजे तक चलता था और अभी लंच होने में 1 घंटा था।
हम लोग बेसब्री के साथ खड़े रहे, मतलब बेचैन थे सारे लोग। चंद नौजवान लोग जो कतार में खड़े थे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हम लोग पैसे लिए खड़े हैं, आप लेते क्यों नहीं। मगर भोला बाबू थे जो कि साबित करना चाहते थे कि सरकार जो है वह पब्लिक का पैसा लेने में कतई उत्सुक नहीं है। पब्लिक भले ही अपना धन देना चाहे, मगर शासन उसे आज नहीं लेना चाहता। जब वे अपनी गद्दी पर विराजे तभी उन्होंने अपनी उस सात्विक गंभीरता का परिचय दिया। तो आराम से लाइन में खड़े हुए थे तो और इंतजार करते, लेकिन कुछ नव युवक जो थे वो चिल्लाने लगे कि हमारा पैसा क्यों नहीं ले रहे, पैसा जमा क्यों नहीं कर रहे। तो लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था लेकिन को कि ये सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि सरकार तुम लोगों का पैसा नहीं लेना चाहती है। पहले अपना टूटा हुआ चश्मा पोंछा, फिर उसे पहना, फिर उसे उतारकर दोबारा साफ किया, कलमों में स्याही भरी, रबड़ की मोहरें इकट्ठी की, 2-4 छोटे बड़े साइज की जम्माइयां ली और फिर जर्दा खाया। अब वो अपनी सीट पर आकर बैठ गए। भोला बाबू चश्मा 2-3 बार पूछा, कलम जो यानी कि लिखने पहले कलमों में स्याही भरी जाती थी वो स्याही भरी, इंक भरी, और फिर मोहरे ठीक करी, जम्भाइयां ली और फिर जर्दा खाने लगे। इसके बाद काम शुरू हुआ। काम में वे कुशल थे और सीधे सीधे बिलों पर भी कम से कम आधा घंटा जरूर लगाते थे। लेखक मतलब उनकी हंसी उड़ाती हुई कह रहा है कि कम चतुर थे, इसीलिए हर बिल में आधा घंटा लगाते। मैंने जरा जल्दी करने को कहा तो बीड़ी सुलगाते हुए बड़ी शांति से कहने लगे कि बाबू साहब 250 रुपया पगार मिलती है, न ऊपर की आमदनी है और न नीचे की। 3 बच्चे हैं, बस से आना पड़ता है और बस से ही जाना पड़ता है। दमे का मरीज हूँ और तपेदिक होने वाली है। तो जब लेखक उनसे जल्दी करता है तो वो अपनी ही कहानी सुनाने लगते हैं कि मुझे 250 रुपया मिलते हैं, यहाँ पर सैलरी मिलती है, उसके अलावा कोई ऊपर की आमदनी तो होती ही नहीं है। बस से आता हूँ, 3 बच्चे हैं और दमे का मरीज हूँ, दमा है मुझे और तपेदिक होने वाला है। एक पाए की गड़बड़ी हो जाए तो ऑडिट नहीं छोड़ेंगे, कि अगर मुझसे कुछ गड़बड़ी हो गई तो ये सरकार वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना काम है और आदमी एक ऊपर वाले जो हैं उन्हें भ्रष्टाचार से ही फुर्सत नहीं, की कितना सारा काम मुझे करना पड़ता है और अकेला हूं। अब 2 बजे भी ये बात बोल रहे हैं वो लोग। 3 साल और बचते हैं इज्जत से कट जाए बस। अब मेरे काम के केवल 3 साल ही बचे हैं, वो चाहता हूं मैं सम्मान से कट जाए। मैं तो बाबूजी हर वक्त यही सोचता हूँ कि इस मुल्क का आखिर हर्ष क्या होगा, कि मैं हमेशा इस देश के बारे में सोचता रहता हूँ कि आगे चलकर इस देश का क्या होगा। मैंने रसीद हाथ में ली और बाहर निकला। लेखक अपना बिल जमा कराकर रसीद लेकर बाहर आ जाता है। करीब 2 बजने को थे। बड़े बाबू सेकंड हैंड कार दफ्तर के भीतर प्रवेश करी थी और इस समय 2 बजते ही बड़े बाबू आने वाले थे। वह माली किस्म का इंसान सलाम ठोक रहा था, सलाम कर रहा था, और वह जो फराश किस्म का इंसान था वह फाटक खोल रहा था। दोनों चपरासी और माली अपने अपने काम में लग गए। एक मैं सलाम कर रहा था, एक फाटक खोल रहा था। साहब के साथ बड़े बड़े बाल वाला कुत्ता भी बैठा था, और जो साहब आए थे बड़े साहब, उनके साथ बड़े बाल वाला कुत्ता भी आया था। मैंने दोनों के चेहरे देखे। लेखक उन दोनों के चेहरे देखता है। साहब के चेहरे की अपेक्षा कुत्ते का चेहरा ज्यादा ईमानदार लगा। तो अगर उन दोनों के चेहरों की तुलना की जाए, लेखक कह रहा है, तो कुत्ते का चेहरा ज्यादा ईमानदारी से भरा होगा, क्योंकि साहब लोग तो सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले लोग। बच्चों, ये पाठ लिखा है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। लेखक परिचय जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ जी हिंदी के प्रख्यात व्यंग्यकार हैं। इनका जन्म सितंबर 1931 को बिजनौर जिले के लहदौर नामक कस्बे में हुआ था। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। विद्यार्थी जीवन से ही इनमें साहित्यिक रुचि का विकास हुआ। इनकी रचनाएं कविता और व्यंग्य दोनों विधाओं में, सूखे और हरे पत्ते, कल्प वृक्ष, आखिरकार, काव्य संग्रह, खुली धूप में, नाव पर, देवदार के पेड़, फूलों वाले कैक्टस, शोक सभा आदि इनकी क्या है, व्यंग्य रचनाएं हैं। तो हमने लेखक परिचय जान लिया। बहुत बड़े साहित्यकार हैं रविंद्र जी, और उन्होंने दोनों प्रकार की व्यंग्य में भी लिखा है और कविताएं भी लिखी है। ठीक है, अब हम बच्चों कर लेते हैं पाठ के शब्दार्थ। दफ्तर, कार्यालय, फराश, फर्श बिछाने। दफ्तर, कार्यालय, फराश, फर्श बिछाने वाला। सात्विक, ईमानदार, नेक, सत्य, गुण युक्त। हर्ष, परिणाम, वितार्गी, इच्छा रहित। बेसब्री, अधीरता, गोपनीय, छिपाने योग्य।
दृष्टिपात, नजर डालना, देखना। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है लिखित प्रश्न में से। पढ़ते हैं प्रश्न को। सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। लेखक को किसका बिल जमा कराना था? पानी का, बिजली का, टेलीफोन का। तो बिजली का कराना था। जब लेखक दफ्तर पहुंचा तो वहां कितने प्राणी थे? 2, 3, 4। तो वहां पर कितने प्राणी थे? 2। दफ्तर में कितनी कुर्सियां थी? 4। अनगिनत, गिनी चुनी। तो गिनी चुनी कुर्सियां थी। बेंच के ठीक सामने किसका चित्र लगा था? गांधी जी का, नेहरू जी का, सुभाष चंद्र बोस का। तो किसका लगा था? गांधी जी का। प्रस्तुत पाई लेखक ने कौन सी शैली में लिखी है? चित्रात्मक, व्यवस्थात्मक, कल्पनात्मक। तो यहाँ पर व्यवस्थात्मक की जगह हम कर देंगे व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। ठीक है, यही सही है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं उचित शब्दों के द्वारा। करेंगे। मैंने फुर्ती, फुर्ती मतलब तेजी के साथ, एकदम जल्दी से। नाराज क्यों होते हो? सरकार। नेक्स्ट है वे फिर फर्नीचर, फर्नीचर नुमा। फर्नीचर नुमा क्यों कह रहे हैं? फर्नीचर क्यों नहीं कह रहे लेखक? क्योंकि वहां पर कुछ ही नाम का फर्नीचर था जो कि सब कुछ टूटा फूटा था। रामदयाल को, राम दयाल को मेरी ही तरह बिल जमा करवाना था। कैशियर जो था वह भोला बाबू से बातें करता रहा। नेक्स्ट सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। लगा लेते करते हैं। लेखक को कोई जल्दी नहीं थी बिल अदा करने की। गलत। दफ्तर में सिर्फ 5 लोग थे। गलत। इमारत काफी पुरानी और 12वीं शताब्दी की। हाँ, ऐसा ही कहा है लेखक ने। लंच होने में 1 घंटा शेष था। बिल्कुल सही। अंत में लेखक का बिल जमा नहीं हुआ। ये गलत हो गया उनका बिल जमा। अगला प्रश्न है हमारा, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम है, हमें मिलाना है। करते हैं। जब तक लालटेन ढूंढी जाती तब तक उसकी चिमनी टूट चुकी होती। फराज किस्म का एक अदद इंसान फर्नीचर किस्म की चंद चीजों को साफ कर रहा था। वे कहाँ रहते हैं? इसका पता तो उसकी मेम साहब तक को नहीं चलता है। मैं चुप हो गया और उस दफ्तर की इमारत का निरीक्षण करने लगा। बड़े बाबू की सेकंड हैंड कार दफ्तर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। मतलब कि जब मतलब लंच का समय हो गया था तब तो बड़े बाबू आ रहे थे। ठीक है। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि सरकारी कार्यालयों, सरकारी दफ्तरों या कोई सरकारी बिजली बिल विभाग हो गए, पानी बिल विभाग हो गए, इन सब की हालत किस प्रकार की होती है। यहाँ के लोग काम ही नहीं करना चाहते और हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। तो ये पाठ हमें यही सिखाता है कि हमारे समाज के बारे में, जो हमारे समाज में जो कमियां चल रही है उनके बारे में ही लेखक ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।